हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और जिसमें आज हम बात करेंगे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड सेकेंड कंपोनेंट है कॉर्पसल्स। प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है और जो कॉर्पसल्स हैं वो लगभग 45% पार्ट बनाती है। यानी ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है और 45% कॉर्पसल्स। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा बनाता है और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। 1 से 2% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इन अकार्बनिक पदार्थों में हमारे आयंस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स के अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मेन सॉल्ट है जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। 1 से 2% ही ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों के अंदर हमारा शुगर आ जाती है। शुगर में ग्लूकोज, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये कुछ मेन ऑर्गेनिक मैटर हैं जो कि ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स की जो मात्रा है प्लाज्मा के अंदर अधिक होती है और ये इम्पोर्टेंट काम करते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम अलग हेडिंग के अंदर स्टडी करेंगे। तो 6 से 8% होते हैं प्रोटीन और प्रोटीन को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। पहले है हमारे एल्ब्यूमिन। पहला प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन। ये ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोटीन है, यानी कि ब्लड के अंदर वाटर के कंटेंट को मेंटेन रखता है ये। सेकेंड है हमारा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे आ जाते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन यानी कि जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं चोट लग गई है तो अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड बहता रहेगा, तो इसीलिए इससे अपने सेल्फ कंट्रोल होता है ब्लड के अंदर कि वो खुद ही रुक जाए, बहता ना रहे। तो इसके लिए उसके अंदर पाए जाते हैं 2 ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। इनमें फाइब्रिनोजिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये दोनों होते हैं हमारे क्लॉटिंग प्रोटीन। तो इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर मेन कंपोनेंट है वाटर, जिसका परसेंटेज है 90 से 92%। इसके अलावा 1 से 2% हमारे अकार्बनिक पदार्थ, 1 से 2% कार्बनिक पदार्थ और 6 से 8% हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स 3 टाइप हैं। पहला है हमारा ऑस्मोरेगुलेटरी, सेकेंड है हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन और थर्ड है हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन। एल्ब्यूमिन हमें ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, ग्लोब्यूलिन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम कॉर्पसल्स की तरफ। कॉर्पसल्स हमारे 45% होते हैं। ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो कॉर्पसल्स की मात्रा है वो कितनी है? 45% है। और जो कॉर्पसल्स हैं 3 टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेकेंड है हमारी डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और थर्ड है हमारी प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इरिथ्रोसाइट्स। और मैमल्स के अंदर, अधिकांश मैमल्स के अंदर
जो मैच्योर आरबीसी होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ई न्यूक्लिएटेड मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब हमारी आरबीसी यंग होती है तब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते हैं। इसका रीजन है जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल पाए हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी का मुख्य काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जिससे कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाए। आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है, यानी कि अगर हम आरबीसी बनाएं तो उसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, और इसके अंदर फिल होता है हीमोग्लोबिन। ये है हमारा हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव और इसके अंदर फिल होता है हीमोग्लोबिन। अब हम नंबर की बात करते हैं। तो आरबीसी लगभग 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन प्रेजेंट होती हैं 1 सीसी ऑफ ब्लड में। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि वॉल्यूम मेजर करने की एक यूनिट होती है। तो 1 सीसी ब्लड के अंदर आरबीसी का अमाउंट होता है 4.5 टू 5.5 मिलियन, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद ये फिल होती है हीमोग्लोबिन से, और इनका लाइफ स्पॉन होता है अराउंड 120 डेज, यानी कि इनका जीवन काल कितना है? लगभग 120 दिन। और मुख्य काम क्या है इनका? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को अगेन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कणिका युक्त और इन्हें कणिका विहीन डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि हेल्प करता है पैथोजेंस को किल करने के लिए। और जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड होता है, यानी कि उसके अंदर लोब्ड पाई जाती है, पालियां पाई जाती हैं। जबकि जो एग्रेन्युलोसाइट होती हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है इनका न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमने डब्ल्यूबीसीज के टाइप देखे। अब हम फर्दर देखेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट, और उसके बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था डब्ल्यूबीसीज के 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट, जिन्हें अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज के अंदर। तो इसमें डब्ल्यूबीसीज को में हमारी ग्रेन्युलोसाइट है और एग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्युलोसाइट को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल या एसिडोफिल भी कहते हैं इन्हें, बेसोफिल, और थर्ड कैटेगरी है हमारी न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल के अंदर न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है, 3 पालियां होती हैं। और न्यूट्रोफिल के अंदर न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी पालियां पाई जाती हैं। देखिए हम न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, यहाँ 2 लोब हैं, यहाँ 3 लोब हैं, और यहाँ बहुत सारी लोब्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनका अमाउंट कितना होता है। हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उनके अंदर ये कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इओसिनोफिल लगभग 2 से 3% होती हैं ऑल डब्ल्यूबीसीज का, और बेसोफिल सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसीज होती है, जबकि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसीज होती हैं। इओसिनोफिल कितनी? 2 से 3%,
बेसोफिल सबसे कम पाई जाने वाली WBC और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। इनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 60 से 65% होती है। अब इनका फंक्शन देखते हैं। इयोसिनोफिल का काम होता है कि ये एलर्जी के केस में एलर्जी को सप्रेस, उसको कम करने का काम करती है। बेसोफिल इन्फ्लामेशन कॉज करती है, यानी कि अगर एलर्जी हो रही है तो वहां पर रेडनेस आना या वहां पर खुजली लगना, ये सब काम बेसोफिल के कारण होते हैं। और न्यूट्रोफिल हमारी फैगोसिटिक सेल्स होती है, यानी भक्षकाणु होती हैं। अगर फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये उसको फैगोसाइट कर लेती है, उसका भक्षण कर लेती है। ये डायग्राम है, ये हमने ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं और ये बाइलोब न्यूक्लियस, दिस इज बेसोफिल, ट्राइलोब न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूट्रोफिल। इसका न्यूक्लियस कैसा है? मल्टीलोब। अब हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट की। एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट सभी WBCs में सबसे बड़ी होती है, यानी इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। ये सबसे बड़ी WBC है और इसकी परसेंट होती है लगभग 6 से 8%। ये 6 से 8% होती है सभी WBCs का और फैगोसिटिक नेचर की होती है, यानी कि ये भी जो फॉरेन मटेरियल है उनका भक्षण करती है। अब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट लगभग 20 से 25% बनाती हैं WBCs का और इनको अगेन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इनको ये नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन बोन मैरो के अंदर होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम टी लिम्फोसाइट। वैसे जितनी भी हमारी ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सभी का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। अब हम आ जाते हैं बी और टी सेल के ऊपर। बी सेल सीक्रेट करती हैं एंटीबॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसे किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाने का काम होता है बी सेल्स का। टी सेल हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल वायरस ने एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर और सेल हमारी इन्फेक्ट हो गई, तो टी सेल उन इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करती हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। ये कैंसर सेल को किल करने का भी काम करती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल एबनॉर्मल है, इन्फेक्टेड है, तो उसे किल करेंगी हमारी टी सेल्स। तो इस तरीके से हमारी WBCs कंप्लीट हो गई। WBC में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप्स पढ़े, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड एसिडोफिल। इयोसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी कहते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट के अंदर 2 होती है हमारी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को अगेन हम डिवाइड करते हैं बी सेल एंड टी सेल्स के अंदर। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स, जो हमारी 3rd टाइप की कॉर्पसल्स है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी RBCs की तरह ही नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर में होता है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो ही इनका न्यूक्लियस है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करती हैं और प्लेटलेट फैक्टर काम करता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये मदद करती हैं। प्लेटलेट का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। RBC का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और WBC का काम होता है प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है, तो पहला काम तो ट्रांसपोर्टेशन का ही करता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ये किडनीज तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ब्लड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसके अलावा सेकेंड काम इसका इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और इसका 3rd काम है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसके अलावा
प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो ये ब्लड को अपने आप को ही क्लॉट करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा टॉपिक है ब्लड वो आज कंप्लीट किया, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।